चलो हम लोग पढ़ रहे थे कैविटी प्रॉब्लम्स, और कैविटी में हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में कैविटी पढ़ रहे थे हम लोग। तो देखो कल वाली तो में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें पढ़ रहे थे कैविटी इन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और उसका सेकंड पार्ट है व्हेन सेंटर ऑफ कैविटी not coincide with center of sphere। जब कैविटी इस तरह से बन रही है कि जो कैविटी का सेंटर है वो स्फीयर के सेंटर से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो मान लो मैंने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, इसकी रेडियस ले ली मैंने 4r, इसके सेंटर से r दूरी पे जाके, कितनी r डिस्टेंस पे जाके मैंने एक कैविटी काटी, इसकी रेडियस भी कितनी है, इसकी रेडियस भी r है। तो आपका जो मटेरियल है केवल यहीं पर है, अब मुझे इसके कारण मान लो इस पे जो चार्ज है Q चार्ज है, तो देखो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो डेंसिटी बराबर होगी Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई। अब वॉल्यूम में पूरा नहीं लेंगे आप लोग, क्योंकि यहां पर तो चार्जेस प्रेजेंट ही नहीं है, तो बड़े वाले वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, 4/3 पाई 4r का क्यूब माइनस r का क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम जानते ही हो आप लोग, तो ये हो जाएगी इसकी चार्ज डेंसिटी। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके कारण बाहर कोई पॉइंट ले लेता हूं, मान लो ये P पॉइंट ले लिया मैंने, इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है स्फीयर के सेंटर से। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, मैं एक बार कंसीडर कर रहा हूं कि पूरे स्फीयर पे मैं पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि इसमें कैविटी ही नहीं है, तो अब इस पे जो चार्जेस है, इस पे तो Q था, अब पूरे पे मान लिया, मतलब कैविटी के अंदर पे भी चार्ज मान लिया, तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q1, और Q1 क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या सेम है, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 इक्वल टू हो जाएगा रो इनटू इसका वॉल्यूम, रो कौन सा, वो वाला 4/3, और वॉल्यूम में इसकी रेडियस कितनी है 4r, 4/3 पाई r, सॉरी 4r का क्यूब, यहां से Q1 निकल जाएगा। अब इसके कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अबे होगा, इसको मैंने बोल दिया E1, और E1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, तो आउटसाइड लाई कर रहा है, तो जब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो फॉर्मूला आएगा आपका KQ1/r3, सॉरी KQ1/r², KQ1/r²। अब मैंने यहां पे कैविटी को पर नेगेटिव चार्ज मान लिया, तो जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव, तो वापस से वो कैविटी बन जाएगी। एक्चुअली में कैविटी में क्या है, कोई चार्ज नहीं है, मैंने क्या कर लिया है कि यहां पर जितने पॉजिटिव माने, मान लिया कि इसमें पॉजिटिव भी है और उतने ही नेगेटिव भी है इस कैविटी के अंदर, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0, मतलब वही कैविटी बन गई। तो मैं पॉजिटिव के कारण तो निकाले कि सबको पॉजिटिव कंसीडर करके इसके कारण निकाल लिया, अब नेगेटिव चार्ज के कारण भी तो निकालना पड़ेगा मुझे, तो इस पे मैंने मान लिया नेगेटिव चार्ज। अब इसको यहां पे नहीं बना सकता, इसलिए मैं इसको अलग से शो कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर इसके कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है E2, इस पे मैंने चार्ज मान लिया कितना Q2, और ये नेगेटिव में होगा, और Q2 की वैल्यू क्या होगी,
Q2 की वैल्यू होगी माइनस, क्योंकि नेगेटिव है, रो 4/3 पाई, और वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम, इसकी रेडियस कितनी है r, तो यहां पर आएगा r का क्यू, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 की वैल्यू हो जाएगी k Q2 बाय, अब डिस्टेंस इसकी अलग है, इसके सेंटर से डिस्टेंस, अगेन इसके लिए भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो देखो इसकी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये r है, ये r और ये इसकी रेडियस r, तो r में से 2r माइनस कर दो, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये वाली, ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस 2r कैपिटल R, तो r माइनस 2r का स्क्वायर, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, E1 माइनस E2 कर दो, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो कैविटी वाले प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं हम लोग, पूरे स्फीयर पे पहले चार्जेस को मान लेते हैं और कैविटी में अपोजिट चार्ज मान लेते हैं हम लोग, और फिर सॉल्व करते हैं इसको। बात समझ में आई? कैविटी वाले प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व करना है आप लोगों को। हो गया सर। ये केस फर्स्ट ले लेना, फर्स्ट लिख लेना इसको केस फर्स्ट, या फिर ए पॉइंट लाई आउटसाइड द स्फीयर, जो पॉइंट लाई कर रहा है वो स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है। पॉइंट लाई आउटसाइड द स्फीयर। सेकंड हम लोग लेंगे पॉइंट जो है वो स्फीयर के तो अंदर है, लेकिन पॉइंट कैविटी से बाहर होगा, लाई, हाँ, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के तो अंदर है, इनसाइड द स्फीयर बट आउटसाइड द कैविटी, बट आउटसाइड द कैविटी, कैविटी के बाहर। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, मतलब मैंने पॉइंट ले लिया यहां पर, मान लो ये डिस्टेंस पे ले लिया r, इस पॉइंट पे निकालना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैविटी के तो अंदर है, सॉरी स्फीयर के तो अंदर है, लेकिन कैविटी के क्या है, बाहर है। तो देखो इसको यहां पे बनाता हूं मैं, जब मैं पहले क्या करूंगा, पहले कंप्लीट पे मान लूंगा, तो कंप्लीट पे मैंने मान लिया, वही तरीका सेम वही, पहले पूरे पे मान लो पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉइंट जो है इसके अंदर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको पता है कि कंडक्टिंग स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, इसको मैंने बोल दिया E1, और अब फॉर्मूला KQ/R² नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर है, पॉइंट इनसाइड है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, ρr/3ε0। याद है आपको, कैविटी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है ρr/3ε0। और ठीक है, इस सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है ρr/3ε0, अगर पॉइंट अंदर लाई कर रहा है कंडक्टिंग स्फीयर के। लेकिन इसके लिए जो पॉइंट तो बाहर लाई कर रहा है कैविटी में, और कैविटी में मैंने कैसा चार्ज माना है, कैविटी में मैंने अपोजिट चार्ज माना है। तो अगर मैं कैविटी की बात करूं, कैविटी को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से, ये जो पॉइंट है ये सेंटर, मेन सेंटर, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट था, इस पे नेगेटिव चार्ज मैंने एज्यूम किया, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, E2, ये डिस्टेंस आपकी r है, ये आपकी 2r है, क्योंकि इसका सेंटर कितने डिस्टेंस पर है, 2r, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस निकल जाएगी, आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r² + 2r का होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे चार्ज कितना मान लिया मैंने, Q2 आएगा, इस पे चार्ज कितना, Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, k Q2 डिवाइडेड बाय √r² प्लस 2r का होल स्क्वायर का स्क्वायर। बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई क्या?
Q2 आप निकाल ही लोगे ऐसे। पीयूष, इंदर, चंद्रास, तो इस पॉइंट पे देखूं मैं, तो इस पॉइंट पर P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक तो होगा ऐसे, दूसरा होगा ऐसे। ये हो गया आपका E1, ये हो गया आपका E2। दोनों का वेक्टर सम करना आता है आप लोगों को, एंगल आप निकाल ही लोगे। यस ये R है, ये 2R है, ये एंगल निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो E नेट कितना हो जाएगा, इनका वेक्टर सम कर देना आप लोग। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। लिख लिया? रुक जाओ सर। हो गया सर। अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, अब कैविटी के अंदर लेते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट लाई इनसाइड द कैविटी। सी पॉइंट लाई इनसाइड द कैविटी। कैविटी के अंदर लाई कर रहा है। ये आपका स्फीयर था, ये सेंटर, ये कैविटी। थोड़ी बड़ी बनाते हैं इसको थोड़ा सा। ये आर, ये भी आर। पॉइंट आपका ये लाई कर रहा है इधर, ये पॉइंट है पी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चार्जेस यहां प्रेजेंट है, केवल बाहर, कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। तो क्या एज्यूम करेंगे, एक बार एज्यूम करेंगे हम लोग। अच्छा, इसकी डिस्टेंस मैंने मान लिया ये यहां से R1 वेक्टर पर है। कितने पे? R1 वेक्टर पे। तो मैं पहला एक लूंगा यूं करके, पहले पूरे पे मारूंगा, पहले पूरे पे चार्ज मान लिया। चार्ज कितना? Q2, सॉरी Q1। Q1 निकालना आता है आप लोगों को, रो इंटू 4/3 4R का होल क्यूब, क्योंकि रेडियस की 4R है। ये सेंटर, ये P पॉइंट यहां पे दिखेगा आपको। मैंने ये R1 वेक्टर लिया, इसकी डिस्टेंस R1 वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगा। E1 इक्वल टू क्या होगा? रो R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। E1 वेक्टर इक्वल टू होगा रो, क्योंकि R1 वेक्टर की तरफ ही E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E1 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और कैविटी से, कैविटी के लिए देखूं तो कैविटी के भी अंदर लाई करा हो, कैविटी पे कैसा चार्ज लिया मैंने? नेगेटिव। तो ये पॉइंट कैविटी के अंदर भी लाई कर रहा है। तो ये मैंने मान लिया R2 वेक्टर। इसके सेंटर से इसको मैंने मान लिया R2 वेक्टर, सेंटर से डिस्टेंस। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो अपोजिट में है, इस तरफ E2। इस पे चार्ज कैसा लिया मैंने? नेगेटिव चार्ज लूंगा, नेगेटिव। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू, ये R2 वेक्टर के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप लिखोगे माइनस रो R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया? क्योंकि R2 वेक्टर के अपोजिट में।
E2 वेक्टर माइनस रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा? अब मैं ध्यान से देखूं, यहां पे एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ये आपका है R1 वेक्टर, ये आपका है R2 वेक्टर, ये कैविटी का सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर, और इसको ले लेता हूं मैं L वेक्टर, इसको ले लेता हूं मैं L वेक्टर। तो अब मैं अगर यहां से देखूं ट्राइंगल लॉ से, L वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर होगा। L वेक्टर आपका क्या होगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा। तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा इस पॉइंट पर। E नेट बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। सॉल्व करो इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E वेक्टर बराबर E1 प्लस E2 करोगे आप। E1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, E1 कितना है? रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू रखोगे आप रो R2, माइनस साइन इसमें माइनस था इसलिए 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कॉमन ले लो, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो R1 माइनस R2 तो आपका L वेक्टर है, तो E बराबर हो जाएगा आपका रो L वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये सिर्फ L पे डिपेंड कर रही है, मतलब दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, ना तो ये R1 पे डिपेंड कर रही है ना R2 के। अगर कैविटी के अंदर कोई पॉइंट आया तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसकी डायरेक्शन L वेक्टर की तरफ होगी। और L वेक्टर किधर है? इसके सेंटर से इसके सेंटर की तरफ। तो कैविटी के अंदर अगर पॉइंट हुआ तो वहां पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? और डायरेक्शन जो स्फीयर का सेंटर है टुवर्ड्स द आपका कैविटी के सेंटर की तरफ, ठीक है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल सकते हो आप। तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है किस पर? दोनों के सेंटर्स के बीच में पे डिपेंड कर रहा हो। समझ गए? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कंडक्टिंग वाला पार्ट, इसमें कैविटी वाले क्वेश्चंस। अब देखो आगे, ये तो था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जिसमें चार्ज अंदर और सरफेस पर दोनों पर होते हैं। लेकिन अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में जिसमें चार्ज सिर्फ सरफेस पर होते हैं, उसमें कोई कैविटी अगर बना देता हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा? सेकंड आता है, पहला था आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, उसमें 3 पार्ट थे। अब आता आपका कैविटी इन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर में कैविटी, कैविटी इन कंडक्टिंग स्फीयर। तो मान लो मैंने कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, पूरा सॉलिड है ये, और इसके अंदर मैंने कैविटी बना दी, कैविटी सिमेट्री के लिए निकाला सेंटर से। तो ये पार्ट आपका पूरा सॉलिड है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। और इसको चार्ज दिया मैंने कितना? Q चार्ज दिया। तो चार्ज दूंगा तो चार्ज केवल सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस पर ही होते हैं। अगेन 3 पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट तो कैविटी के अंदर A पॉइंट, एक पॉइंट इधर बीच में ना कैविटी के बाहर और स्फीयर के अंदर, और तीसरा पॉइंट स्फीयर के बाहर। तो A और B के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो देखो A और B के लिए मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा इस तरह से, और B के लिए भी मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो Q इन तो आपका 0 आएगा,
for A and B, integral E dot dA vector equal to q in by epsilon naught, और q in क्या है, q in तो जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा, मतलब A और B पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और अगर C पॉइंट की बात करूं तो C पॉइंट बाहर पॉइंट है, यहां पे सरफेस लूंगा, क्यू चार्ज दिया आपने 4 पॉइंट C इंटीग्रल E डॉट dA वेक्टर इक्वल टू q in by epsilon naught, E dA E 4 pi r स्क्वायर, q in आ जाएगा q epsilon naught, E बराबर हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर, ये आपका k हो जाएगा, तो हो जाएगा k q by r स्क्वायर, मतलब स्फीयर विल ट्रीट एज अ पॉइंट चार्ज, स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेगा अगर पॉइंट आपका बाहर लाई करेगा तो। आई बात समझ में? हाँ जी सर।